हाय दोस्तों, आज हम लोगों का ज़िंदगी ऐसा चल रहा है कि ज़िंदगी सभी के साथ देखो कैसा एक ऐसा समय आ गया है कि कुछ न कुछ ज़िंदगी में उलट पुलट सभी के साथ हो रहा है। तो दिल की आवाज़ से नगमे बदल जाते हैं, साथ ना दे तो अपने बदल जाते हैं। पलके भी ज़रा संभाल कर झपकाना, क्योंकि पलके झपकने से सपने बदल जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम YouTube के एक एग्जाम साइकिल चैनल पर पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं। तो चलो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ और एक एक क्वेश्चन करके हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को एक एक करके हल करेंगे। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। तो कौन कौन से आर हैं? जो आर दर्शाया जाता है पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के, उसका जो आर का महत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है? तो उत्तर में देखिए, पहले जो है कम उपयोग, दूसरे आर का पुनः चक्रण और तीसरे आर का जो है पुनः निर्माण। तो हमारे जो तीनों आर हैं, तीनों आर के जो है महत्व जो है इनका अलग अलग जो है अर्थ दर्शाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। इसमें भाषा पूछा गया है, जो पर्यावरण है उसमें जो अध्ययन के लिए जो पाठ्य पुस्तक बनाया गया है उसमें जो भाषा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तो उत्तर में लिया है, उत्तर में देखिए, बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। जो बच्चे बोलचाल अक्सर अपनी भाषा में जो बोलचाल करते हैं, उन्हीं के बोलचाल भाषा में जो है उन्हीं की पाठ्य पुस्तक जो बनाया जाता है, जिस भाषा में बच्चों की प्रतिदिन की जो बोलचाल की भाषा होती है उन्हीं से संबद्ध होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को पढ़ने और लिखने के लिए, जैसे समझने में किसी प्रकार की भाषा संबंधित जो कठिनाई हो उसका सामना न करना पड़े। तो बच्चों की दिन प्रतिदिन भाषा से संबंध होनी चाहिए। जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक होती है उसमें जो भाषा होते हैं बच्चों की दिन प्रतिदिन बोलचाल जो भाषा होती है उससे संबंध होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि। उत्तर में दिया है, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। बच्चों, हम प्रश्न और उत्तर इसका साथ साथ लाए हैं, बस आप ध्यान से इसे पढ़िए और समझिए कि ये प्रश्न का कैसा उत्तर है, क्या है इसमें, क्या दिया गया है, कैसे। ऑप्शन वाइज नहीं दिए हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसा आता है जिसका ऑप्शन और उत्तर बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम लाए हैं उसका जो है प्रश्न और उत्तर साथ में लाए हैं। बस आप ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए और चैनल को शेयर करते रहिए। तो चलते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं क्या है इसमें दिया। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए। क्यों महत्व देना चाहिए भाई? क्योंकि विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जो बच्चों के अनुभव होता है, किसी भी विषय में जो बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर, जैसे कोई बच्चा है किसी खेल को लेकर खेल रहा है या कोई चीज़ अपने मन में जो है लेकर के कुछ आकृतियाँ बना रहा है, तो उनके अनुभवों के साथ जोड़कर सिखाने से उनकी जो है प्रक्रिया, जो सीखने की प्रक्रिया होती है उनमें बढ़ावा मिलता है, जिससे बच्चे ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? उत्तर दिया परिवार से। देखते हैं कैसे। छोटा बच्चा है, वो पहले परिवार में माता पिता, भाई बहन, दादा दादी और अदर जो परिवार के सदस्य होते हैं, उन्हीं के सदस्य के बीच बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा जो शिशु होता है, वो धीरे धीरे विकास करता है और धीरे धीरे 1 साल 2 साल 4 साल ऐसे बड़ा होता है जो परिवार में।
तो जो उसका समाजीकरण जो जो कुछ भी सीखता है वो बच्चा, वो अपने परिवार से ही सीखता है, न कि अदर समाज के हित से या स्कूलों से या मतलब आसपास पड़ोस के बच्चों के साथ। क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो परिवार में ही रहता है, तो परिवार के जो बच्चे को जो समाजीकरण का पहला पाठ माना गया है, पहला स्कूल, वो परिवार ही होता है, जिसमें माता पिता और अन्य सदस्य मिलकर बच्चे का विकास करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। उत्तर दिए है वस्तुनिष्ठ। तो देखते हैं क्या जो छात्रों में रटने की प्रवृत्ति होती है उसे रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। तो बच्चों, छात्रों में अगर लंबे क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो उसमें बच्चे को जो याद करने में कठिनाई होती है और जो बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। तो उसी पाठ को पढ़ा करके छोटे छोटे पार्टों में बांट करके छोटे छोटे प्रश्नों में करके उसे वस्तुनिष्ठ जो है उसी के रूप में पूछना चाहिए। छोटे छोटे प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे जो है एक लाइन का जो होगा प्रश्न या 2-4 शब्द का होगा, उसका आंसर जो होगा बच्चों या जो होते छोटे बच्चे हैं वो याद कर लेते हैं। और बड़े बड़े क्वेश्चन हो जो है कितने भी वो पढ़ लेंगे बच्चे, लेकिन वो कन्फ्यूजन में ही रहते हैं। इसलिए बच्चों छोटवारे बच्चे जो होते हैं 5 साल से लेकर के जो पहले क्लास से लेकर के आगे प्राइमरी और मिडिल के बच्चे होते हैं, इन सबको जो है कोई भी पाठ पढ़ाया जाए तो उसका जो क्वेश्चन होता है वो छोटे छोटे पार्टों में करके याद करने के लिए उन्हें दिया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे याद कर लें। तो छोटे छोटे जो होते हैं मौखिक रूप से वो याद करते हैं। मौखिक रूप से अगर हम पूछेंगे बच्चों से तो तुरंत प्रश्नों का जवाब दे देगा। अगर बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन हो जाएंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और एक क्वेश्चन को लेकर याद करने में वो अपसेट रहेंगे और अदर क्वेश्चन भी जो है उसको याद नहीं हो पाएगा। तो इसलिए छोटा छोटा क्वेश्चन करके बच्चों को याद कराने के लिए देना चाहिए। इससे जो है उनको रटने की प्रवृत्ति रोक दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। भूगोल एक सामाजिक विज्ञान के साथ साथ और किस विज्ञान का विशेष अंग माना जाता है। उत्तर में दिया है पर्यावरण विज्ञान का। तो दोस्तों, भूगोल एक सामाजिक विज्ञान के साथ है। जो भूगोल है हमारी जो दुनिया है, जो दुनिया की जो हमारी बनी है, पृथ्वी जो बना है, वो सब की जानकारी हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। पहाड़, नदियाँ, झरना आदि जो हैं, जो सब कुछ है, इन चीज़ों का जो है हम लेखा जोखा या इस एक प्रकार से कहते हैं कि हम इनके बारे में जानकारियाँ जो इकट्ठा करते हैं वो हम भूगोल के माध्यम से करते हैं। ज्योग्राफी जो है भूगोल के माध्यम से करते हैं। तो भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है। भूगोल को सामाजिक विज्ञान इसलिए माना गया है कि हमारा समाज में जो सामाजिक रूप से जो हमारे आसपास पड़ोस की जो कुछ भी हैं, अगर उनकी हम चर्चा करेंगे तो एक प्रकार से भूगोल के अंतर्गत आएगा। जैसे जल हुआ, वायु हुआ और पृथ्वी हो, जैसे खेत, मैदान, पहाड़ी हुआ, पहाड़ी इलाका, पठारी इलाका, इन सब को जो है हम लोग जो जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं, पढ़ते हैं इन सब के बारे में, तो एक प्रकार से भूगोल के अंतर्गत आता है। इसलिए भूगोल को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में माना गया है। तो भूगोल को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में माना गया है। इसके साथ साथ जो है पर्यावरण को भी, जो पर्यावरण विज्ञान है, वो भी इसी विज्ञान का विशेष अंग माना जाता है। क्योंकि भूगोल के अंतर्गत हमारे जो आसपास के जो हैं नदियाँ, तालाब, झरना, पहाड़ी, ये सब आते हैं और पर्यावरण के अंतर्गत भी यही आता है। तो दोस्तों, इसलिए भूगोल के साथ साथ पर्यावरण विज्ञान का भी मुख्य रूप से इसमें माना गया है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7। जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाओं संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। उत्तर पर्यावरणीय भूगोल में।
तो दोस्तों, जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक आपदा संबंधी जो होता है जलवायु परिवर्तन, जैसे वर्षा काल हुआ, वर्षा, फिर ग्रीष्म गर्मी का और जाड़ा का, ये सब जो जलवायु के जो है परिवर्तन है। प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप हुआ, बाढ़ हुआ, सुनामी लहरें हुई, ये सब जो संबंधित विषयों के बारे में जो अध्ययन हम करते हैं तो पर्यावरण और भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो इसलिए हमारा जो है पर्यावरणीय भूगोल में इन सब का हम अध्ययन करते हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ या प्राकृतिक आपदा, इससे संबंधित विषयों का जो अध्ययन किया जाता है वो हमारा पर्यावरणीय भूगोल में किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में निर्वनीकरण के कारण कौन सी घटनाएं नियमित होती है? उत्तर में दिया है मृदा अपरदन, मृदा सर्पण और भूस्खलन। तो दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्रों में जो निर्वनीकरण होते हैं इनके कारण जो घटनाएं घटती है, मृदा अपरदन, मृदा का कटाव, जो धीरे धीरे वर्षा ऋतु या नदियों तालाबों किनारे बरसात ऋतु में धीरे धीरे जो है मट्टियाँ जो होती है, मिट्टी, वो कटाव होकर के बहाव के साथ साथ पानी के साथ बह जाता है। तो मृदा अपरदन और मृदा सर्पण और भूस्खलन, ये तीन चीज़ जो है पर्वतीय क्षेत्रों में जो है उस निर्वनीकरण के कारण घटनाएं नियमित रूप से घटती रहती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रैंड बैंक और डॉगर बैंक क्षेत्र विश्वविख्यात है। जो दो बैंक हैं, ग्रैंड बैंक और डॉगर बैंक, तो मत्स्य विज्ञान हेतु, मत्स्य पालन जो होते हैं, मछलियाँ वगैरह जो पालते हैं बड़े बड़े लोग, उनके लिए जो बैंक के रूप में कार्य करते हैं, जो विश्वविख्यात जो बैंक के रूप में कार्य करते हैं, ग्रैंड बैंक और डॉगर बैंक, ये दो बैंक ऐसे हैं जो क्षेत्र विश्वविख्यात है, जो विश्वविख्यात में क्षेत्र में ये मत्स्य विज्ञान हेतु माना जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समाज पर्यावरण द्वारा रीतिबद्ध होता है, यह कथन किस विद्वान ने दिया था? उत्तर दिया है डीमोलिंस। डीमोलिंस महोदय जी ने समाज पर्यावरण द्वारा रीतिबद्ध होता है यह कथन दिए थे। जो समाज होता है, हमारी जो आसपास पड़ोस के समाज जो हम मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं, वो पर्यावरण द्वारा जो होता है रीतिबद्ध, मतलब पर्यावरण के साथ सम्मिलित होता है। डीमोलिंस महोदय जी का कहना है कि जो हमारा समाज है वो पर्यावरण के साथ रीतिबद्ध होता है, मतलब मिलजुल कर रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेलोनेशिया द्वीप समूह में किस प्रजाति के लोग निवास करते हैं? उत्तर ऑस्ट्रेलियाई। जो मेलोनेशिया द्वीप समूह है उसमें जो पूछा गया है कि किस प्रजाति के लोग निवास करते हैं। एक द्वीप है, द्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलियाई लोग जो होते हैं वो मेलोनेशिया जो द्वीप है उसमें जो निवास करते हैं, जात के जो है जनजाति लोग जहाँ निवास करते हैं, उन निवास करने वाले को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलियाई। ऑस्ट्रेलियाई जो होते हैं वो मेलोनेशिया द्वीप में निवास करते हैं। वहाँ के प्रजाति के लोग जो निवास करते हैं उन्हें ऑस्ट्रेलियाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने हेतु राज्य के कर्तव्यों का निर्धारण करता है? उत्तर दिया है अनुच्छेद 47। इस संविधान से जो है, भारतीय संविधान जो है उसमें जो है पूछा गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो पोषाहार स्तर होता है, जो छोटे बच्चों को पोषाहार जो दिया जाता है वो, और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, जो बच्चों को पोषाहार के साथ साथ उनके जो है विकास के लिए, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए तथा लोक स्वास्थ्य सुधार, उनके स्वास्थ्य का जो स्वास्थ्य का लेखा जोखा मतलब देख रेख करने के लिए जो राज्य के कर्तव्यों का निर्धारण करता है, जो करते हैं, वो किस अनुच्छेद में पाया जाता है? तो अनुच्छेद हमारा 47 अनुच्छेद जो है हमारा 47 में ये सब जो है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और स्वास्थ्य का सुधार करने हेतु कर्तव्यों का निर्धारण
करना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव जो है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षण उद्देश्य में से एक है। उत्तर, सांस्कृतिक जानकारी देना। अंतर्राष्ट्रीय जो है स्तर पे जो शिक्षण का जो सद्भाव है, वो जो उसका उद्देश्य है वो सांस्कृतिक जानकारी देना। सांस्कृतिक जानकारी मतलब किस क्षेत्र में कैसा रहन सहन, बोलचाल की भाषा, रहन सहन की, पहनावा, कपड़े वगैरह जो है, ये सब के जो जानकारियाँ होती है सांस्कृतिक, किस देश में किस जगह का कौन सा वहाँ का जो है, एक प्रकार से कहते हैं कि जो साल में मनाया जाता है त्यौहार, किस देश में कौन सा त्यौहार मुख्य रूप महत्वपूर्ण है, इस सब की जानकारी जो है सांस्कृतिक जानकारी देना मतलब होता है। जो शिक्षण कराया जाता है उसमें दिया जाना चाहिए कि बच्चों को कि किस देश में कौन सी, जैसे कहाँ पे कौन सा, कहाँ पे कथकली, कहाँ पे नाटक, कहाँ पे कौन से त्यौहार, कहाँ पे होली, दीपावली, इसकी देश में कौन सा महत्वपूर्ण है, इस सब की जानकारियाँ देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। विज्ञान का प्रकरण दृष्टिकोण मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर, अवयवी सिद्धांत। अवयवी सिद्धांत जो है विज्ञान का जो प्रकरण दृष्टिकोण मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो विज्ञान का प्रकरण जो दृष्टिकोण है मनोविज्ञान है, जो दृष्टि देखने वाले जो मनोविज्ञान है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो अवयवी जो सिद्धांत होता है इस पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। भौतिक विज्ञान और पर्यावरण विषय में कौन सा प्रकरण सम्मिलित रूप में है? तो जलवायु संबंधित, जो जलवायु संबंधी है वो भौतिक विज्ञान और पर्यावरण विषयों में कौन सा जो है पूछा गया। जो भौतिक विज्ञान है और पर्यावरण विषय है उसमें जो प्रकरण सम्मिलित है रूप में जो है तो कौन सा है? तो जलवायु संबंधित है। भौतिक विज्ञान में भी जलवायु संबंधित चर्चा होती है और पर्यावरण विषय जो होते पर्यावरण संबंधित उसमें भी जलवायु महत्वपूर्ण रूप से सम्मिलित किया जाता है। इसलिए जो है जलवायु जो है वो भौतिक विज्ञान और पर्यावरण विषय में सम्मिलित रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 16, किस वर्ष पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना की गई? इसमें सन पूछा गया है तो 1984 पूछा गया है। जो पर्यावरण विकास आयोग की स्थापना की गई थी, पर्यावरण एवं विकास आयोग की जो स्थापना की गई थी वो किस वर्ष में की गई थी? तो 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक जैविक घटक की खाद्यान्न आपूर्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा संभव होती है? उत्तर हमारा पर्यावरण। पर्यावरण जो होता है दोस्तों, पर्यावरण के अंतर्गत जो हम जैसे कोई फसल हुआ उसको जो हम किसी फसल को जो है तैयार करते हैं तो जैविक घटक के अंतर्गत आता है। जो जैविक घटक के अंतर्गत हम जो पर्यावरण के अंतर्गत जो हम खाद्यान्न की आपूर्ति करते हैं, किसी फसल को हम उगाते हैं तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो होता है तो वह पर्यावरण के अंतर्गत ही संभव होता है। अगर हमारा पर्यावरण न साथ दे, पर्यावरण अगर दूषित हो जाए या वर्षा न हो, धूप न हो या कुछ और हवा वगैरह, जैसे पर्यावरण अगर दूषित हो जाए तो हमारी जो फसल होती है वो फसल हमारी बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए पर्यावरण हमारा महत्वपूर्ण है फसल खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है? तो बच्चों, पर्यावरण शिक्षा से जो अभिप्राय है पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। तो सब तरीके से एक प्रकार से कहा जा सकता है कि हम पर्यावरण से जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमको बस यही शिक्षा प्राप्त है कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए, पर्यावरण को नष्ट न होने दे। हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? पेड़ पौधे लगाकर, पेड़ पौधों की कटाई न किया जाए, जो है पेड़ पौधों लगा कर के और अन्य प्रकार से जो है
जीव जंतुओं को न नुकसान पहुंचा करके हम पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। तो पर्यावरण की जो शिक्षा होता है वो हमको इसी बारे में जानकारियाँ दिया जाता है कि हमारे जो आसपास के जीव जंतु पेड़ पौधों हैं उनकी रख रखाव कैसे किया जाना चाहिए, कैसे नहीं। बस इसी कारण हम जो है पर्यावरण शिक्षा जो है कि दूषित होने से पर्यावरण को बचाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू उत्पादों पर अंकित इको मार्क का संबंध है। इको मार्क जो होता है घरेलू उत्पाद जो होता है, जैसे कोई भी चीज़ घरेलू उपयोग के लिए लाया जाए तो उस पर जो है इको मार्क का एक चिन्ह होता है। जो तो उसका संबंध किससे होता है, तो उसका संबंध पर्यावरण अनुकूलन से होता है। उस पर जो है इको मार्क का जो चिन्ह लगा दिए जाते हैं तो उसका जो होता है कि हमारे पर्यावरण में ये पर्याप्त रूप से इसमें जो है अनुकूलित है। पर्यावरण हमारे अंतर्गत जो है ये मुख्य रूप से जो है कि मिल सकता है और उत्पाद हो सकता है। इसलिए जो है इसको इको मार्क के चिन्ह से दर्शाया जाता है कि हमारे जो पर्यावरण के अंतर्गत अनुकूलित होता है, इसके अंतर्गत हमारा ये घरेलू उत्पाद मुख्य रूप से माना जाता है, इसलिए उस पर अंकित कर देते हैं इको मार्क का चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, बेसिक शिक्षा के लिए सर्वप्रथम किसने आंदोलन छोड़ा था, तो महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी जो बेसिक शिक्षा है, जो 1 से लेकर 8 तक प्राइमरी मिडिल जो है हाई स्कूल, ये सब जो है बेसिक शिक्षा जो है धीरे धीरे स्तरीय छोटे स्तरों की जो शिक्षा है उसको जो है सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने आंदोलन छोड़ा था कि जो है बेसिक शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए और बेसिक शिक्षा को कैसे अपनाया जाए। इसलिए महत्व रूप जो है पहले आंदोलन जो है हमारे महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का, इसमें दिया है एन, पी और के का अर्थ है। एक केमिकल से लिया गया, केमिस्ट्री से पर्यावरण के जो कुछ फार्मूले होते हैं तो उसमें जो है एन, पी और के का अर्थ पूछा गया है। तो इसमें एन से जो है नाइट्रोजन होता है, पी से फास्फोरस और के का जो होता है पोटेशियम। तो नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है एन होता है, फास्फोरस का पी होता है और पोटेशियम का के होता है। तो जो पर्यावरण के अंतर्गत नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का महत्वपूर्ण उपयोग माना जाता है। इसलिए एन, पी और के का अर्थ अगर पूछा जाए तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम माना जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, हरी खाद कैसे तैयार की जाती है। हरी खाद उत्तर में मूंग, उड़द जैसी फसलों को उगाकर। तो दोस्तों हरी खाद जैसे हम एक प्रकार से फसल के रूप में जो है खेतों में हम मूंग, उड़द और एक जो कहते हैं कि ढैंचा के रूप में जो बताते हैं, जो घास होती है एक लंबा लंबा सा होता है जो खेतों में छींट करके सिंचाई कर देते हैं और 15-20 दिन को जो 15-20 दिन के बाद वो 2-3 फीट लगभग इतना बड़ा बड़ा हो जाता है। बस उसको जो है उसकी जो है कि फसल उसको वहीं पे खेतों में जुताई के साथ उसमें काट करके उसके बाद गिरा देते हैं खेतों में। आजकल तो ऐसे ऐसे मशीनरी फैले हैं जिस ट्रैक्टर से उसमें जो है जुताई कर देते हैं और मट्टी में जो है फसल जो हरी घास होती है जो उसमें दब जाते हैं और उसके बाद पानी उसकी सिंचाई कर देते हैं और सड़ करके हरी खाद जैसी तैयार हो जाती है जो जैविक कंपोस्ट के रूप में तैयार होता है और ये हमारे फसलों के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। और यूरिया, डाई ये सब तो हानिकारक हमारे फसलों के लिए, हम जैसे इंसानों के लिए भी एक केमिकल के रूप में एक महत्वपूर्ण है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हरी खाद तैयार करते हैं खेतों में, जिससे हमारी फसल जो है अच्छा खासा पैदावार भी हो और जो है केमिकल से बचा जा सके। इसलिए जो हरी खाद होते हैं, जो मूंग होता है, उड़द होते हैं, इस सब फसलों को उगा करके हम तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, पश्मीना और अंगोरा है। पश्मीना और अंगोरा, तो जो पश्मीना और अंगोरा है ऊन की किस्में हैं।
ये हमारे यहाँ नहीं, ये पहाड़ी क्षेत्रों पे जो वहाँ पे जो बड़ी बड़ी भेड़ बकरियाँ जो होती हैं, बकरियाँ पाली जाती हैं जो बड़े बड़े, उनका जो होता है उनके रूप में जो उनके बाल को काट कर के उपयोग में लाते हैं, वो पश्मीना एक प्रकार का वो जाति होता है पश्मीना, और अंगोरा एक प्रकार की जो वहाँ के भेड़ बकरियों की जात होती है। तो उनसे जो ऊन की प्राप्त करते हैं उनकी किस्मों को पश्मीना और अंगोरा नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश गन्ना, चावल, गेहूँ ये सब के लिए हमारा उत्तर प्रदेश जो है उसमें सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य माना जाता है। इसलिए जो गन्ना सबसे ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, वहाँ पे फसल सबसे ज़्यादा जो गन्ने की फसल होती है हमारे उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। कौन से पादप रेशे हैं? जूट और कपास। जो जूट और कपास जो फसल होती है, हम जो तैयार करते हैं जूट का और कपास का, उसमें जो रेशा निकलता है वो रेशा जो है जूट और कपास से, वो हम जो है रेशे से तमाम प्रकार की आजकल की जो उपयोगी वस्तुओं का हम निर्माण करते हैं, जैसे रस्सी हुआ और अदर चीज़ थैला वगैरह जो हुआ, और सब के जो है निर्माण में हम रेशे का जो उपयोग करते हैं जूट और कपास के रेशे से उपयोग करते हैं। इसलिए हमारा जो जूट और कपास मुख्य फसलें हैं रेशों के उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भूकंप किसके कारण आता है? उत्तर में प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित कारण। जो प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित दोनों कारण से भूकंप आने का एक कारण बनता है। प्राकृतिक कारण है जैसे सुनामी लहर, और धीरे धीरे जो है कि पहाड़ों का और झरनों का जो है जल का बहाव इकट्ठा न हो पाना, जिससे धरती के अंदर जो है कि गर्मी इकट्ठा होती है, और उससे जो है कि अंदर हमारे पृथ्वी की हलचल होता है। और उसका मुख्य कारण है मानव भी होते हैं, जैसे पेड़ों की कटाई करते हैं और तरह तरह की जो है कि प्राकृतिक जो है हमारे पर्यावरण को नुकसान देते हैं। जैसे पर्यावरण को अगर हम बिगाड़ते रहेंगे धीरे धीरे, तो भूकंप और सुनामी लहर जैसी आपदाओं का सामना तो करना पड़ेगा। इसलिए जो है हम अपने पर्यावरण को बचाए रखें तो भूकंप और प्राकृतिक आपदा, बाढ़, अकाल, ये सब से बचा जा सकता है। तो इसलिए जो है प्राकृतिक कारण और मानव कारण जो है मानव निर्मित कारण, ये दोनों जो भूकंप के कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। किससे साफ मौसम बनने में मदद मिलती है? तो प्रतिचक्रवात। एक चक्रवात एक प्रतिचक्रवात होता है। जो चक्रवाती तूफान होते हैं वो पहाड़ी इलाकों से, समुद्री जो है इलाकों से जो है चक्रवात, वहाँ से जो मौसम का परिवर्तन होता है, वहाँ पे गर्म मौसम में जो भाप बन के पानी ऊपर जाता है तो वहाँ पे बादल के रूप में, तो चक्रवात जो है हवा के दबाव से एक जगह से दूसरे जगह के लिए धीरे धीरे जैसे वो हवा के साथ, बहाव के साथ दूसरे अथुआ में बह जाता है। तो इसी कारण जो है मौसम जो है कि जब चक्रवात चलेगा तो मौसम जो है कि धुंधला होगा, बादल रहित होगा। और अगर प्रतिचक्रवात मतलब जो चक्रवात का जो हवा का वेग है समुद्र की तरफ, स्थल से समुद्र की तरफ, तो मौसम क्या होता है हमारा साफ रहता है। तो इसमें जो है बादल, धूंस जो है कोहरा, ये सब का अभाव रहता है। इसी कारण हम प्रतिचक्रवात के समय मौसम हमारा साफ बना रहने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। निम्न में से कितने प्रकार का ज्वालामुखी उद्गार होता है? तो उत्तर में विस्फोटी केंद्रीय उद्गार और दरारी लावा उद्गार। तो हमारा जो ज्वालामुखी उद्गार होता है वो दो प्रकार से होता है। हमारे इस पृथ्वी पे जो ज्वालामुखी होते हैं, उद्गार होते हैं, वो दो प्रकार से, एक विस्फोटी केंद्रीय उद्गार और एक दरारी लावा उद्गार। जो विस्फोटी केंद्रीय उद्गार होता है, एक जगह से जो है कि धरती के अंदर से, जो पृथ्वी के अंदर से एक जगह से छिद्र बना के ऊपर जो है आग का जो है
गोला के रूप में, आग के रूप में निकलता है। और जो दरारी लावा होता है वो कुछ दूर दरार के रूप में, जैसे धरती जो पृथ्वी है अलग अलग हो जाता है, दरार के रूप में फट जाता है। इसलिए जो दरारी लावा उद्गार और विस्फोटी केंद्रीय उद्गार हमारा ज्वालामुखी का जो 2 प्रकार का उद्गार होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले हम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक और कमेंट करते रहें, जिससे कि शेयर करते रहेंगे आप लोग तो और लोगों के पास ये वीडियो प्रोवाइड हो सकेगा, जिससे आपके साथ साथ उन लोगों को भी तैयारी हो सकेगी। तो चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। अब आप थोड़ा मेहनत करके, हम जैसे हम मेहनत कर रहे हैं आप भी मेहनत करके कि शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। बस हमसे आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, पर हमारा एक ही विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लाते रहेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज भारत के किस हिस्से में घाघरा, गंडक, कोसी, सोन व तीस्ता नदियों के अधिप्रवाह से बाढ़ आती है? तो हमारा जो पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत, तो हमारे पूर्वी भारत में जो है घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, तीस्ता नदियों का अधिप्रवाह से बाढ़ आता है। जैसे पूर्वी भारत में हमारे इधर बलिया, बिहार, गाजीपुर, ये सब जो है इस तरफ के इलाके जो हैं, इसमें जो है इन नदियों के कारण अधिप्रवाह से जो है पानी की जो है वहाँ का जल स्तर जब बढ़ता है तो वहाँ बाढ़ आ जाते हैं। इसी नदियों के कारण वहाँ बाढ़ आने का अधिप्रवाह होता है ज़्यादा से ज़्यादा पूर्वी भारत में हमारे। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताते रहिए। तब तक के लिए हम फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट दिन। ओके बाय।